Hello everyone, welcome to the part 24th of 300 most important MCQs for SEBI General Examination. In the last question we were talking about bin card. Bin card is a quantitative record of material received, issued and the balance. So material कितना आया, कितना issue हुआ और उसका balance हमारे पास कितना पड़ा है, that is bin card. B is the correct option here. In the next question we need to compute the company's break even point. This is related to your मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर. सेलिंग प्राइस गिवन है 6 रुपी. वेरिएबल कॉस्ट दो तरीके की गिवन है, एक तो प्रोडक्शन वाली और एक सेलिंग वाली. कोई मैटर नहीं करता, हमको सारी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे लेनी पड़ती है. सो 1.2 और 0.4, 1.6 की आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई. कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका, इसको माइनस करते ही आपका यहाँ पे 4.4. फिर उसके बाद हमको फिक्स कॉस्ट गिवन है, ये भी दो तरीके की है, प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट. 4 रुपी एंड 0.8 रुपी. बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द ईयर आर 10,000 यूनिट्स. यूनिट्स भी हमको गिवन है. सो इन ऑर्डर टू कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट वी नीड टू डिवाइड फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वी ऑलरेडी हैव कंप्यूटेड, सो वन पार्ट इज सॉर्टेड. 4.4. फिक्स कॉस्ट वी नीड टू कंप्यूट. फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 4 रुपी पर यूनिट प्लस 0.8 रुपी पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट्स. तो ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट यहां पे आ जाएगी. सो द आंसर विल बी 10,909. डी इज द करेक्ट चॉइस हियर. In the next question, we need to compute that how many units must be sold if the company wants to achieve a profit of 11,000 for the year. तो ब्रेक इवन पॉइंट पे तो हम आ गए थे. अभी कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट तो अचीव करना ही है, साथ में द कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11,000 एज वेल. सो आपकी फिक्स कॉस्ट वो तो कवर करनी है इंटू 10,000 यूनिट्स, ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी. प्लस 11,000 रुपीज का हमको प्रॉफिट भी चाहिए एंड वी नीड टू कवर दिस आउट ऑफ अवर कंट्रीब्यूशन विच इज 4.4. हियर द आंसर विल बी 13,409. डी इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट पार्ट में हमको कुछ और डिटेल्स दे रखी है. इट इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, जो वेरिएबल कॉस्ट दे रखी थी हमको प्रोडक्शन वाली, एंड द सेलिंग प्राइस विल ईच इंक्रीज बाय 10%. तो ये दोनों जो है आपकी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन वाली 10% से ये इंक्रीज हो जाएंगी. एंड द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपको गिवन है 4 रुपए की, इट विल राइज बाय 25%. ये 25% से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी. तो अब वेरिएबल्स चेंज हो गए आपके. वी नीड टू कैलकुलेट द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमको पता ही है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों आपके चेंज हो जाएंगे. सेलिंग प्राइस आपकी इंक्रीज हो जाएगी 10% से, सो 6 प्लस 10% विल बी 6.6 ईयर. वेरिएबल कॉस्ट के यहाँ पे दो पोर्शन है, आपका प्रोडक्शन वाला और सेलिंग वाला कॉस्ट. प्रोडक्शन वाला जो है वो 1.2 से अब 10% इंक्रीज हो जाएगा 1.32, और सेलिंग वाला तो आपका सेम रहेगा विच इज 0.4. इन दोनों को हम सेलिंग प्राइस में से हटा देते हैं. तो योर कंट्रीब्यूशन हियर विल बी 4.88 रुपीज पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट यहां पे आपकी 25% से बढ़ रही है, तो 4 में अगर 25% को प्लस कर देते हैं तो 5 रुपये आ जाएगा. फिक्स सेलिंग कॉस्ट आपकी सेम है, सो 5 रुपी प्लस 0.8 multiplied by 10,000 units. This will be your total fixed cost divided by the contribution which is 4.88, नया वाला जो हमने निकाला. This will be 11,885 units. C is the correct answer here. In the next question we need to calculate the return on equity. ये आपका रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी जिसको हम बोलते हैं, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका. आरएसपी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. प्री टैक्स इनकम आपको दे रखा है. प्री टैक्स इनकम मतलब जस्ट टैक्सेशन से पहले वाला इनकम. इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स भी आप इसको बोल सकते हो. 75,000 आपको गिवन है. टैक्स रेट आपको दे रखी है, टैक्स रेट माइनस कर देते हैं 30% की, तो हम आ जाएंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे 52,500. फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. अरे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो ईबीआईटी के अंदर से ही लेस हो गया होगा, तभी तो हम ईबीटी पे आए हैं. तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. हम तो ऑलरेडी पीबीटी या ईबीटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब तो हम लेस कर चुके हैं.
डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स पे दो लोगों का राइट होता है, एक तो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक आपका इक्विटी शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस के तो नाम में ही प्रेफरेंस आता है, तो हम इसको सबसे पहले लेस कर देंगे, पहले उनको डिविडेंड दे देते हैं, बचा हुआ प्रॉफिट हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स का। सो इसमें से 5000 हटा देते हैं, 47,500 आ जाएगा। दिस इज योर अर्निंग विच इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। We need to calculate the return on equity. Return on equity मतलब earning available for equity shareholder which is 47,500। ये डिविडेंड भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है इक्विटी का। जो डिविडेंड हमने उनको दे दिया है और जो रिटेन भी कर लिया है वो सब का सब इक्विटी का हो जाएगा, इसलिए आरओई के अंदर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी विच इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 19%। ए इज द करेक्ट चॉइस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइवेट कंपनी कैन रेज फंड्स बाय वे ऑफ राइट इशू, प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑल ऑफ द अबव, या फिर राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। सो ई इज द करेक्ट चॉइस हियर। एक प्राइवेट कंपनी राइट इशू ला सकती है और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी फंड्स रेज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड by which all companies as per the Companies Act। so सारी ही listed public companies definitely इनको follow करना पड़ता है। public company having turnover of 200 crore, public company having paid up share capital of 12 crore rupees, both A, B and C, both B and C। here A will be the correct choice। सेक्शन नंबर आपको इसका याद रखना है, एप्लीकेबिलिटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डोमेन ऑफ म्यूचुअल फंड्स विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP बड़ी फेमस है म्यूचुअल फंड के वर्ल्ड में। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है? टू अलाउ फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल भी नहीं, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए SIP नहीं होती, ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। टू परमिट द इन्वेस्टर टू विड्रॉ अ फिक्स सम, बिल्कुल भी नहीं, वो तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है, SWP होता है। To facilitate the gradual investment of funds over the period of time, this is the correct option। C is the right choice here। To facilitate gradual investment, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट, लोग मंथली SIPs अपनी चलाते हैं ताकि ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट कर पाए और कैपिटल बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption of the capital asset pricing model which is your CAPM model? Capital market is efficient, investor lends or borrow at risk free rate of return, investors do not have the same expectation about the risk and return, investors decision are based on single time period, and all are the assumptions of CAPM। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया C। ये एक assumption नहीं होता है, investors do not have the same expectation about the risk and return, this is not an assumption of the CAPM model। Next question, which of the following is not a type of interview? So depth interview, panel interview, informal interview, प्रोडक्टिव इंटरव्यू एंड पैटर्न्ड इंटरव्यू। प्रोडक्टिव इंटरव्यू करके कोई भी ऐसी टर्म नहीं होती है, ये एक आपकी इंटरव्यू का टाइप नहीं है। डी इज द करेक्ट चॉइस हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? ऑप्शंस आपको गिवन है, प्लीज लेट मी नो द करेक्ट चॉइस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Join our exam B and prepare 50% faster।